सो हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो हाल है कैसा क्या है। मैं रजत गौड़े फिर से स्वागत करता हूं आपका आनंद मल्ल इंस्टीट्यूशन की एक नई वीडियो के अंदर। तो पिछली बार हम लोगों ने मैनेजमेंट को एक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लिया था कि मैनेजमेंट को हमने क्या कंक्लूड किया था कि मैनेजमेंट इज इन एग्जैक्ट साइंस या सोशल साइंस। उसका हर एक लिखने का पैटर्न कैसे आंसर को लिखना था हर एक चीज हम लोगों ने अच्छे से कवर की थी। अब बारी है इसी टॉपिक को आगे फर्दर लेके जाने की, जो कि है मैनेजमेंट को हम जानेंगे एक आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद हम जानेंगे मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं मैनेजमेंट को एक आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट को अब हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? कला, एक आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि राइटिंग स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आ जाता है जनरली 3 मार्क्स के लिए इस चैप्टर का बेस्ट सूटेबल क्वेश्चन आंसर है। 2 क्वेश्चन होते हैं जो 3 मार्क्स के अंदर बेस्ट सूट होते हैं इस चैप्टर में से। एक है आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर डेफिनेटली केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आता है 3 नंबर के अंदर। तो अगर और इस चैप्टर को प्रेफर किया जाता है उस केस स्टडी के अंदर तो डेफिनेटली जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उन्हें प्रेफर किया जाता है। दूसरा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट को हमेशा प्रेफर किया जाता है इस चैप्टर के अंदर से। तो अगर आप ये चैप्टर कर रहे हो, अगर आपको 3 मार्क्स का अगर कोई अच्छा खासा पॉइंट है जिसके आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है तो वो यही पार्ट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आपको लिखना कैसे है? सबसे पहले आप डिफाइन करोगे कि आर्ट होती क्या है। जैसे मैंने साइंस को बताया था, साइंस क्या थी? सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली फैक्ट फाइंडिंग इवेंट्स, यानी कि फैक्ट फाइंडिंग इवेंट्स के ऊपर बेस्ड थी, उसे हम क्या कहते थे? साइंस कहते थे। वैसे आर्ट क्या होती है? तो हम आर्ट के अंदर क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच रिक्वायर, ऐसी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसके लिए हमें क्या रिक्वायर्स होती है? आर्ट क्या होती है यार? कला। कला के लिए हमें क्या चाहिए होता है? व्हिच रिक्वायर स्किल्स, हमें स्किल्स चाहिए होती है। उस कला के अंदर हमें क्रिएटिविटी करनी होती है, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्ट, यानी कि और जो हमारे पास कला है उस कला की हमें क्या करनी पड़ती है? बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। क्यों प्रैक्टिस करते हैं उस कला की? ताकि हम उस पर जो भी वो पर्टिकुलर स्किल है उसके अंदर हम क्या बन सके? परफेक्ट बन सके। तो फिर हम आर्ट को क्या कह सकते हैं? मैं साथ साथ रिपीट करना होगा, मैं साथ साथ रिपीट करना आप लोगों को, ठीक है? आप भी आपके मतलब कहते हैं ना, एक ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का एडवांटेज ये होता है कि उसके अंदर हम जनरली इंटरेक्ट कर पाते हैं। आप लोगों को मैं नहीं देख सकता, आप मतलब आप मेरी वीडियो तो देख सकता, आप मुझे देख सकते, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को नहीं देख सकता। आप वीडियो देखते वक्त क्या एक्टिविटी कर रहे हो, तो प्लीज मतलब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अपना प्रीशियस टाइम लगा रहे हो। द लास्ट लेसन याद है ना, मैंने अच्छे से करवाया था, उसके अंदर कहा भी था अगर आप अपने नॉलेज जो है ना, आपके जो जो भी चैप्टर्स हैं इंग्लिश के, उन्हें से पढ़ के छोड़ रहे हो कि इनके मार्क्स आने के लिए, तब तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में है नहीं। लेकिन अगर आप उन्हीं चैप्टर से कुछ नॉलेज ले रहे हो, जैसे हमने लास्ट लेसन से क्या सीखा था? टाइम वेस्ट नहीं करना। वही चीज आप ही मत कीजिए। ये वीडियो देख रहे हो, अगर यहाँ तक आए हो, डेफिनेटली अगर स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन नहीं पसंद आया होगा तो कब के छोड़ चुके होगे, अभी यहाँ तक आए हो ना वीडियो के, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं साथ साथ बोलना, ठीक है? तो हम आर्ट को किस तरीके से कहते हैं? दैट आर्ट इज मैं साथ साथ बोलना सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसके लिए हमें क्या रिक्वायर होती है? स्किल्स चाहिए होती है। स्किल्स के साथ साथ क्रिएटिविटी चाहिए होती है। अब हमारे पास स्किल्स और क्रिएटिविटी क्या वो इनफ है? नहीं, उसकी क्या क्या हमें करनी पड़ती है? प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस क्यों करते हैं? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि वी डू प्रैक्टिस टू गेट परफेक्ट इन दैट पर्टिकुलर स्किल। अब जैसे आर्ट की मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ, हम इसी एग्जांपल को आगे चलते मतलब आगे कंटिन्यू करते जाएंगे पूरे आर्ट के अंदर। 2 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक हम ले लेते हैं म्यूजिक का, म्यूजिक इज एन आर्ट। उसके अंदर भी अगर आप जनरली हम इसे, जैसे मैंने साइंस के अंदर मैंने पर्टिकुलर पॉइंट्स के हिसाब से समझाया था ना, इसमें भी समझाता हूँ कि म्यूजिक एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर स्किल्स चाहिए होती है। हाँ सर। कुकिंग भी ले लेते हैं, क्या कुकिंग एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर स्किल्स चाहिए होती है? हाँ सर। कुकिंग म्यूजिक दोनों। चलो हम ये 2 एग्जांपल ले लेंगे, एक तरफ म्यूजिक एक तरफ कुकिंग। इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर क्या स्किल्स चाहिए होती है हमें? यस सर चाहिए होती है। इसके अंदर हमें क्रिएटिविटी डालनी पड़ती है। हाँ सर। खाने का स्वाद जो होता है हर एक का अलग अलग होता है, यानी वो क्या डालते हैं? क्रिएटिविटी तो डालते हैं। एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्ट, एक सिंगर क्या करता है? बार बार प्रैक्टिस करता है अपने जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, अपनी सिंगिंग। क्यों प्रैक्टिस करता है वो बार बार? इसलिए तो प्रैक्टिस करता है ताकि वो उस पर्टिकुलर स्किल में क्या हो जाए? परफेक्ट हो जाए। तो यही थी हमारी आर्ट की डेफिनेशन। आपको जब भी क्वेश्चन डेफिनेटली 3 मार्क्स के अंदर, आपके स्कूल के अंदर भी पर्टिकुलर चैप्टर वाइज अगर टेस्ट होते हैं, होने चाहिए वैसे तो अगर 3 मार्क्स के बेस्ट सूटेबल आंसर क्वेश्चन बनता है और 3 मार्क्स के अंदर आप कैसे चालू करना है, देखो मैं हमेशा कहता हूँ लिखने का पैटर्न हमेशा पता होना चाहिए। हमें लिखना है क्या हमें पता ही नहीं होता। देखो नॉलेज है, अब बहुत बढ़िया बात है। जनरली यूट्यूब पे भी क्या होता है, जैसे चैप्टर्स होते हैं उनके सिर्फ ये हेडिंग बता दी जाती है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ऐसे वर्ड्स बता देंगे, फिर टीचर खुद एक्सप्लेनेशन देके बात खत्म कर देता है। अब टीचर ने 2 मिनट के, जनरली आपने भी चीज नोटिस करी होगी, टीचर 50 बातें बोलता है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया देता है, वो आपको बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन देता है, पर अब एक्सप्लेनेशन के अंदर आपके मन के अंदर बहुत सारे विचार आ गए, आपके पास टाइम लिमिटेड है,
आपकी कंटेंट जो वर्ड लिमिट है वो भी लिमिटेड है। अब मेन जो दिक्कत आती है कि सर आपने पढ़ा तो दिया अच्छे से, समझ में भी आ गया, अब लिखना कितना कैसे कैसे लिखना है वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये मेरे नोट्स है, इनकी पीडीएफ मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करवाने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, वरना आपको भी पता है डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो प्लीज डाउनलोड करो अपने मेरे वहां से इंस्टाग्राम से नोट, और वहां से प्लीज प्रिंट आउट निकलवा लो इनके, ताकि आप लोगों को भी एक तरीके की सिक्योरिटी मिले कि हाँ कि अगर हम ये प्रिंट आउट से पढ़ रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है, यानी कि हम अच्छे से वी आर डूइंग इट एट अ गुड लेवल। ठीक है, आपको लिखने का पैटर्न तभी समझ में आएगा। ठीक है, अगर देखो मैं कहता हूँ वो पढ़ाते बहुत बढ़िया है, डेफिनेटली मैं उनके अपोज में कुछ नहीं कह रहा, पर बात है कि आपको लिखने का भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर क्या चीजें लिखनी चाहिए, क्या चीजें नहीं लिखनी चाहिए, क्या कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एग्जामिनर एट द एंड देखा जाए, अगर एग्जामिनर एट द एंड वो ये नहीं देखेगा कि अच्छा बच्चे ने कितना, क्यों वो आपको पर्सनली जानता नहीं है, वो क्या देखेगा, अगर उसे कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड दिख जाता है तो उसे आंसर को वहीं पे टिक कर देता है। इन नोट्स को लो अच्छे से, इनकी प्रिंट आउट निकलवाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई पैसे भी नहीं ले रहा, मतलब किसी और की तरह मैं पैसे भी नहीं ले रहा, फ्री है नोट। में इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पे आपको मिल जाएंगे नोट्स। तो चले वापस आ जाता मैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो आर्ट की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, 3 मार्क्स के अंदर करना ही है। ये आप देख लो ना, ये पूरा 1 मार्क्स का पॉइंट है, ऐसे 3 पॉइंट्स से करवाऊंगा मैं, तीनों पॉइंट्स को अच्छे से लिखना 3 मार्क्स के लिए, इसलिए बेस्ट सूटेबल आंसर है ये। चलो वापस आ जाता है मैनेजमेंट एस एन आर्ट के अंदर। आर्ट क्या होती है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसके लिए हमें क्या रिक्वायर होता है, स्किल्स चाहिए होती है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, और साथ साथ हमें प्रैक्टिस करनी होती है ताकि हम उसको में क्या बन सके, परफेक्ट बन सके। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मेरे जिन्होंने पिछली वीडियो देखी मैंने सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का भी बताया था, ऐसा स्टडी मटेरियल जहां से हम नॉलेज को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। मैं साथ साथ बोले ऐसा स्टडी मटेरियल जहां से हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर हम क्या कहते हैं, ऐसा स्टडी मटेरियल जहां से हम नॉलेज को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। अब जनरली देखो, अब कहोगे सर ठीक है, अब हम आपने मैनेजमेंट का तो एग्जांपल दिया था कि मैनेजमेंट के ऊपर बुक्स है। अब जो पहली बार देख रहे हैं, जैसे आपकी क्लास 12 की बिजनेस की बुक है, मैनेजमेंट के ऊपर ही बेस्ड है एक तरीके से। तो क्या ये इस बुक से आप मैनेजमेंट की नॉलेज को एक्वायर कर पा रहे हो? यस सर, हम कर पा रहे हैं। यानी कि एक स्टडी मटेरियल है, वहां से आप क्या बिजनेस की जो मैनेजमेंट की नॉलेज है उसे एक्वायर कर सकते हो? हाँ सर। तो हम मैनेजमेंट के अंदर ये चीज है, मैनेजमेंट की नॉलेज को बुक्स की मदद से एक्वायर कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब म्यूजिक के अंदर भी मैं कहता हूँ, आपकी जो जैसे हमने कुकिंग ली थी, क्या कुकिंग की रेसिपी की बुक्स है? हाँ सर है, कुकिंग की रेसिपी की बुक। क्या हम उन रेसिपी की बुक्स को पढ़कर हम एक पर्टिकुलर डिश बनाना सीख सकते हैं? हाँ सर, काफी जने ये चीज करते हैं, रेसिपी की बुक खोलते हैं, अच्छा इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, उसे अरेंज करते हैं और बुक की जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो क्या मैं एक कुकिंग जैसे स्किल, या फिर हम सिंगिंग की भी बात करें, काफी सारे रागास होते हैं, मुझे तो ज्यादा रागास के एग्जाम मुझे पता नहीं, आई एम नॉट सो मच एसोसिएटेड विद म्यूजिक। तो जितने भी रागास होते हैं, आपने भी बहुत सारी मतलब म्यूजिक क्लास मेरे स्कूल में लगती थी, पता नहीं बहुत अजीब सी चीजें लिखवाते थे। जिन्होंने क्लास 12 में म्यूजिक लिखा होगा उन्हें भी पता होगा, जैसे क्लास 12 के अंदर काफी बच्चे म्यूजिक लेते हैं परसेंटेज को इंप्रूव करने के लिए, तो उसके अंदर भी इसको थ्योरी पार्ट आता है। तो फिर एक चीज में क्या, एक चीज इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, क्या म्यूजिक में भी ऐसी बुक्स हैं जहां से म्यूजिक की नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं? हाँ सर है। तो सही, कुकिंग की भी हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, बुक्स बहुत सारी हैं, हम रेसिपीज को देख के पर्टिकुलर डिश को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हम नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। तो इससे मैं कंक्लूजन पे आता हूँ, क्या हम मैनेजमेंट की बुक्स की मदद से मैनेजमेंट की नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं? हाँ सर। क्या हम आर्ट्स की जो बुक्स बेस्ड है वहां से नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं? हाँ सर। तो दोनों चीजों से नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। तो क्या ये फीचर जो है मैनेजमेंट का और आर्ट का, क्या ये जो फीचर है ये इन दोनों के अंदर प्रेजेंट है? यस सर, ये सबके अंदर प्रेजेंट है। तो हम इसके अंदर क्या कंक्लूड करते हैं, अब ये देखना किस तरीके से, सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ऊपर वाले एक्सपीरियंस में बता देता हूँ, वही सेम चीज है। Organized and systematic study material is available to acquire the knowledge of both art as well as science, art as well as management. सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल है ताकि हम जो नॉलेज है वो एक्वायर कर सके, किसकी, आर्ट की भी, तो साथ साथ साइंस की भी, वो साइंस की मैनेजमेंट की भी, सॉरी। ओके, ऊपर पिछले वाला टॉपिक के अंदर वो करवाया ना मैंने। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ द बुक्स बेस्ड ऑन आर्ट। काफी जो बुक्स बेस्ड हैं किसके ऊपर, आर्ट के ऊपर, हम उस बुक्स की मदद से देखा जाए हम आर्ट की नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। हाँ सर, कुकिंग की रेसिपीज की बुक है, वहां से उनको मतलब कुकिंग की नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। सिमिलरली सर, जो म्यूजिक की बुक्स है वहां से म्यूजिक की थोड़ी नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। हम नॉलेज को एक्वायर मतलब कर सकते हैं। वही चीज इसके अंदर कही गई है कि वेरियस बुक्स आर अवेलेबल ऑन कुकिंग एंड रागा ऑफ म्यूजिक एंड मैनेजमेंट, पीपल कैन एक्वायर नॉलेज विद द हेल्प ऑफ द, यानी कि इन सारी बुक्स की मदद से क्या नॉलेज को एक्वायर किया जा सकता है? हाँ सर, नॉलेज को डेफिनेटली एक्वायर किया जा सकता है। तो ये फीचर तो हम क्या कंक्लूड करते हैं, सो दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। उसका फीचर, आर्ट का फीचर। ओके, अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन।
अब देखो यार, हमारे जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें इसके अंदर, दो सिंगर्स हमारे, ठीक है, एक हमारे अरिजीत सिंह जी, एक हमारे अरिजीत सिंह, दूसरे हमारे हिमेश रेशमिया, आशिक बनाया इन्होंने, ठीक है। तो एक हमारी तरफ है हमारे पास हिमेश रेशमिया और दूसरी तरफ है हमारे पास अरिजीत सिंह, दोनों सिंगर्स हैं, दोनों के पास सेम नॉलेज है म्यूजिक की, हाँ सर, दोनों के पास है सेम नॉलेज है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से नहीं साउंड करते हैं। हाँ सर, मतलब अरिजीत सिंह तो मतलब कितने प्यार से तरीके से गाते हैं, तो ये हमारे हिमेश रेशमिया सर थोड़े मतलब काफी अंगों का इस्तेमाल करते हैं गाना गाने के लिए, मतलब बहुत ही उनका जैसे होता है ना आशिक बनाया, उनका कैसा होता है, उनका बड़े प्यार से चलता है आशिक बनाया, इनका थोड़ा थोड़ा वे ऑफ सिंगिंग थोड़ा अलग है। मैंने क्या वर्ड यूज किया, इनका थोड़ा वे ऑफ सिंगिंग क्या है, थोड़ा सा अलग है। थोड़ी बात समझ में आई कि अरिजीत सिंह और हिमेश रेशमिया दोनों क्या है, म्यूजिशियंस ही तो है, दोनों के दोनों अगर देखा जाए है, काम तो म्यूजिक का ही कर रहे हैं, नॉलेज दोनों के अंदर किसकी है, म्यूजिक की तो है नॉलेज, म्यूजिक की तो है दोनों के अंदर नॉलेज। हिमेश रेशमिया भी म्यूजिक के काम करते हैं और अरिजीत सिंह भी म्यूजिक का काम करते हैं। अब एक चीज देखिए आप लोगों ने, अरिजीत सिंह का एक पर्टिकुलर वे है सिंगिंग का और हिमेश रेशमिया का एक पर्टिकुलर वे है सिंगिंग का। क्या इस पर्टिकुलर वे से क्या दोनों सिंगर अपने अपने वे से देखा जाए क्या अलग अलग बन गए? हाँ सर, अरिजीत सिंह का वे ऑफ सिंगिंग अलग है और हिमेश रेशमिया का वे ऑफ सिंगिंग क्या अलग है। तो मैं एक चीज क्या इससे कंक्लूड कर सकता हूँ, क्या चीज कंक्लूड कर सकता हूँ, क्या इन दोनों ने अपने अपने जो स्किल्स थी उसे एक पर्सनल टच दिया है। हाँ सर, पर्सनल टच दिया, इसलिए तो दोनों अलग अलग साउंड करते हैं, यानी आवाज के फर्क से नहीं, तो वे ऑफ सिंगिंग भी तो क्या है इनका अलग अलग ही तो है। तो इन्होंने क्या किया, एक पर्सनल टच दिया अपने स्किल को। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ, दो मैनेजर्स हैं, कौन है, दो मैनेजर्स हैं, ठीक है, दो मैनेजर्स हैं, दोनों मैनेजर्स अपनी अपनी जगह काम करते हैं, ठीक है। अब क्या एक चीज है, दोनों मैनेजर्स ने अगर देखा जाए, अब दोनों मैनेजर्स को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस करते हैं, क्या दोनों मैनेजर अपने अपने तरीके से मतलब सेम तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे? नहीं नहीं सर, उनका कुछ अलग स्टाइल होता है करने का। कोई पर्सन जो होता है, किसी पर्सन को लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सोल्व कर लूंगा, तो किसी को लगता है कि यार मैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सोल्व करूंगा। जैसे आप पेपर ही मान लेते हैं, आप अगर अपना पेपर करते हो तो उसके अंदर भी काफी बच्चे क्या कहते हैं यार शुरुआत से सीक्वेंस मतलब सबसे पहले एमसीक्यूज करना चाहिए, काफी बच्चे क्या कहते हैं यार नहीं अच्छा है, नंबर के क्वेश्चन सबसे पहले करना चाहिए। आप लोगों का पर्सनल टच है वो पेपर करने का, यानी कि आपकी खुद की एक तरीके से कह सकते हैं खुद की कला है पेपर करने की। सिमिलरली मैनेजर्स को भी अगर मान लेते हैं, दो मैनेजर्स हैं, उन दोनों को एक पर्टिकुलर सिचुएशन फेस कर रहे हैं, दोनों दोनों क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन फेस कर रहे हैं। अब ये दोनों जने हैं, ये दोनों एक पर्टिकुलर सिचुएशन को जो फेस कर रहे हैं, अब एक बंदा है हमारा मैनेजर ए है, वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक अलग तरीके से देखेगा, उसके तरीके से अलग तरीके से सॉल्यूशन निकालेगा, बी जो है वो अपनी अलग तरीके से सॉल्यूशन निकालेगा। तो देखा जाए इसके अंदर भी क्या मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूँ कि मैनेजमेंट में भी एक पर्सनल टच है। हाँ सर, मैनेजमेंट में भी एक पर्सनल टच है, यानी दोनों मैनेजर अपने अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को हैंडल करेंगे, यानी कि अपना एक पर्सनल टच डालेंगे। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यही पॉइंट है कि आर्ट के अंदर भी हम एक चीज कहते हैं कि आर्ट के अंदर हम क्या कहते हैं, जैसे दो सिंगर्स हैं या फिर दो कोई भी आर्टिस्ट है, वो अपने एक पर्सनल टच डालते हैं उसके अंदर, जिससे वो क्या बनते हैं, अपने आप को डिफरेंट बना देते हैं बाकी सारी जनता से। वैसे ही दो मैनेजर्स हैं, तो दोनों मैनेजर अपने अपने स्किल्स को अपने अपनी वे के अंदर एक्सेस करेंगे, यानी कि अपना क्या डालेंगे उसके अंदर, एक पर्सनल टच डालेंगे। क्या डालेंगे, अपना एक पर्सनल टच डालेंगे। तो अगर मैं इससे कंक्लूड करता हूँ, क्या आर्ट के अंदर भी एक पर्सनल टच डलता है? हाँ सर। क्या मैनेजमेंट के अंदर भी एक पर्सनल टच है? हाँ सर। क्या ये फीचर प्रेजेंट है? हाँ जी सर। तो हम इसे क्या कंक्लूड करते हैं, सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ओके, अब ऊपर का पढ़ लेते हैं, ऊपर वही से मैंने एक्सप्लेनेशन तो दे दिया। लेट्स गो अगेन। आर्ट के अंदर हम क्या कहते हैं, ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ फॉर आर्टिस्ट, एक सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही इनफ नहीं है आर्टिस्ट के अंदर, ठीक है। देखो जनरली अगर आप कुकिंग की रेसिपी, आपको डेफिनेटली नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, लेकिन उसे बनाना किस तरीके से वो आपके हाथ में है। देखो जिस तरीके से डिशेस की होती है कुकिंग की, जनरली कुकिंग की आप लोगों में से भी किसी ने ट्राई तो किया ही होगा। अब जैसे आप लोगों में से भी किसी ने कभी मान लेते हैं कुकिंग गलती से कर ली, ठीक है, गलती लगता नहीं है तुम्हारी सब लोगों से, पर फिर भी मान लेते हैं किसी ने गलती से कर ली कुकिंग, ठीक है। तो अगर कोई कुकिंग करने जाता है तो फिर जनरली मैं भी एक बार गया था, मैं भी ऐसे मतलब यू नो आई वाज आल्सो लाइक कि हाँ चलो यार कुकिंग ही तो है, कौन सी बड़ी बात है। मैंने ऐसे आई वाज लाइक चलो एक निशा मुद्री का वो है ना चैनल, कौन सा यूट्यूब पे, आप खोला अपलोड और क्या अपने खोलते हैं, अच्छा ओ यार बस इतना सा। मैं तो आज का मैगी जो उनकी वो बनाते हैं वैसी मैगी नहीं आता मुझसे। हाँ जनरली वो पता नहीं कौन से कढ़ाई में बनता है, हमारा कढ़ाई अलग होता है, उनका कढ़ाई कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का कढ़ाई होता है उनका, एकदम फ्लैट, एकदम अंग्रेजों का स्टाइल का। हमारा कढ़ाई कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे एक तो दो है ऐसे। मैं इसके अंदर मैगी बनाते रहूं, मैं सोची है मेरी मैगी का पानी ना खत्म हो, उनकी मैगी डालो ना, देखो उनकी मैगी बड़ी मतलब
देखने वाली चीज है। हाँ, चेहरे देखो क्या स्माइल आई है। तो तो देखो, हाँ क्या नाम लेता है, जैसे मैं मैगी डाली मैंने पानी में, सोचो और उबल ही नहीं रहा। मतलब पानी उनका क्या 2 मिनट के अंदर सूख जाता है, मेरा मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरा पानी नहीं उबल रहा। चलो हम वापस आ जाते हैं इससे। तो काम पे था यार मैं। हाँ, ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इनफ नहीं है। हमें भी पता है कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज हो हमारे पास तो हम उससे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें पता है यार, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज, कुकिंग की रेसिपी दे के भेज दूं मैं तुम्हें कि ये सब्जी बना के आओ, कसम से मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ ना, मैं तुम लोगों को मतलब चलो यार, मैं तुम्हें ना कढ़ाई पनीर बनाने के लिए भेजूंगा और टिंडे की सब्जी निकल के आएगी कसम से। तुम्हारे शकल पे दिख रहा है भाई। चलो आ जाओ। ही और सी मस्ट हैव सम पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। उनके अंदर थोड़ी बहुत पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए उनके अंदर। ओके, ही मस्ट हैव सम पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। फॉर एग्जांपल देयर आर वेरियस सिंगर्स हु आर नो ओके हु नो द सेम रागास। अब मेरा एग्जांपल यहाँ पे याद रखना, अरिजीत सिंह का और हिमेश रेशमिया का। ठीक है, उसके अंदर भी हमने क्या कहा था, दोनों के पास क्या है, सेम नॉलेज तो है, सेम रागास को जानते हैं दोनों, बट द वे दे अप्लाई दैट मेक्स देम डिफरेंट। पर जिस तरीके से वो अपनी चीजों को अप्लाई करते हैं उससे वो क्या बन जाते हैं, डिफरेंट बन जाते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर भी हम क्या कहते हैं, ऑल मैनेजर्स लर्न द सेम प्रिंसिपल। सारे मैनेजर सेम प्रिंसिपल सेम थ्योरीज को अप्लाई करते हैं सारी चीज सेम नॉलेज उन्होंने मतलब अप्लाई किया। कोई बंदा अगर एमबीए करता है तो ऐसा थोड़ी ना कि दोनों ने सेम टाइप ऑफ नॉलेज तो एक्वायर करी है। आप लोगों ने क्लास 11th करी है, बिजनेस की करी है, आपने बिजनेस की क्लास 11th वाली बुक अच्छे से करी है। ठीक है, तो आपने क्या बिजनेस की नॉलेज को एक्वायर किया? हाँ सर। क्या नॉलेज आप दोनों ने सेम टाइप की नॉलेज याद करी? मतलब हम सब जितने भी है, ओके हमारे 15-20 जितने भी बच्चे हैं, अगर देखा जाए सबने सेम टाइप की नॉलेज एक्वायर करी है? हाँ सर, सेम टाइप की नॉलेज हमने एक्वायर करी है। तो सेम प्रिंसिपल और सेम थ्योरी, सारे मैनेजर्स को सेम प्रिंसिपल सेम थ्योरी का पता है, बट द वे दे अप्लाई दे मेक्स देम डिफरेंस। यानी कि जिस तरीके से वो अप्लाई करते हैं, मैंने कहा ना एक पर्सनल टच डालेंगे। वो एक पर्सनल टच क्या डालेंगे? देखो एक मैनेजर होता है ना, वो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में फर्क कहां पे आता है? एक मैनेजर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में फर्क कहां पे आता है इन दोनों के अंदर, कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। हम कहते हैं ना यार ये वाला मैनेजर है ना बड़ा सही बंदा है यार, बड़ा सही तरीके से मैनेज करता है दूसरे के लिए। हाँ, और भैया हम इसे काम दिया था, काम नहीं करता ये हमारे मन में ऐसे आएगा ना, हाँ बिहारी ले स्वाद है, मतलब बच्चे पीछे बैठे हुए वो भी ऐसे आ जाते हैं, बोलनी पड़ती है बिहारी, जय राजस्थान। चलो क्या कह रहा था मैं तुम बुला देते हो मुझे। हाँ, बट द वे दे अप्लाई द, पर जिस तरीके से वो इन चीजों को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उनसे क्या आता है, डिफरेंस बनता है। क्या बनता है? एक डिफरेंस बनता है उनके अंदर। बट द वे दे अप्लाई द मेक्स अ डिफरेंस। यानी कि जिस तरीके से सेम नॉलेज एक्वायर करी है, हम कहते हैं, जैसे मैं उसका एग्जांपल दे रहा बिहारी वाले को, क्या कि भाई वो बंदा ठीक नहीं है, वो बंदा मैनेजर ढंग का काम नहीं है। क्या दोनों मैनेजर्स ने के पास सेम नॉलेज है? हाँ से, लेकिन उसने अपनी स्किल्स को अपनी तरीके से अप्लाई किया, एक पर्सनल टच डाला उसके अंदर, उसने अपनी स्किल्स को उस तरीके से यूज किया जिससे वो सिचुएशन क्या होगी, मैनेज होगी। इसने अपना पर्सनल टच अपनी तरीके से डाला जिस वजह से इसकी सिचुएशन मैनेज तो हुई नहीं, पर अपने एक पर्सनल टच डाल के इसने अपनी सिचुएशन को बेकार जरूर कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, सेम है इसके अंदर, ऑल मैनेजर्स लर्न द सेम प्रिंसिपल एंड थ्योरीज बट द वे दे अप्लाई देम, याद रखना मेरे वर्ड्स को, बट द वे दे अप्लाई देम मेक्स अ डिफरेंस। जैसे एफिशिएंसी डिपेंड हाउ वेल द मैनेजर यूजेस हिज नॉलेज टू गेट परफेक्ट। यानी कि एफिशिएंसी जैसे मैंने कहा किस चीज पर डिपेंड करेगी यार, जिस तरीके से आप अपनी नॉलेज को एक्वायर करते हो। क्या सिर्फ नॉलेज किताबी ज्ञान से आपका सारा काम हो जाएगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा, पर्सनल टच डालना पड़ेगा। लर्न सारी चीजें सेम चीजें करते हैं, ब्लॉगिंग सारे लोग करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर देखा जाए ब्लॉगिंग के अंदर कुछ ब्लॉगर्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ब्लॉगर्स हैं जो प्रिसाइडली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, कुछ ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, लेकिन देखा जाए उन दोनों ब्लॉगर्स के अंदर क्या काम दोनों सेम करें? हाँ, एक बंदे ने अपना पर्सनल टच डाला उसके अंदर, कुछ एक अनोखी सी चीज करते हैं। जैसे अगर मैं फ्लाइंग बीच के चैनल की बात करूं, वो कहीं ना कहीं बीच बीच के अंदर थोड़ी बहुत एग्जाम से रिलेटेड बात करते रहते हैं, किसी पर्टिकुलर नॉलेज देते रहते हैं। सौरव जोशी की फैमिलीज के अंदर आप देखोगे तो बच्चे का रोल थोड़ा मतलब बच्चों का थोड़ा एनरोलमेंट थोड़ा ज्यादा दिखाते हैं उसके अंदर, उनके छोटे भाइयों बहनों का। और भी बहुत सारे ब्लॉगिंग चैनल्स हैं, उसके अंदर देखा जाए उन सबका एक पर्सनल टच है, कोई किसी चीज को टारगेट कर रहा है। काफी ऐसे होते हैं, काफी तो फूड ब्लॉगर्स होते हैं, कैरीमिनाटी, हाँ फूड ब्लॉगर्स होते हैं, वो कैरीमिनाटी नहीं है, रोस्ट वीडियो की बात करो, ब्लॉग वीडियोस होती है, वो क्या फूड ब्लॉग्स बनाते हैं। तो सबने क्या क्या कर रखा है यार, अपना एक अलग टच डाल रखा है, क्या कर रखा है, अपना एक अलग टच डाल रखा है हर एक अपनी। तो उन्होंने क्या किया, एक पर्सनल एप्लीकेशन ही तो लगाया, ब्लॉगिंग भी एक आर्ट है। ओके, अब देखो ब्लॉगिंग इज एन आर्ट। हेलो गाइस, इस पर ध्यान दो। ओके, तो ये पूरा फीचर है किसका है, पर्सनल एप्लीकेशन का। तो आप लोगों को समझ में आ गया? चलो वेल एंड गुड। आ जाते हैं हम अपने तीसरे फीचर के ऊपर, दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखो एक चीज बताऊं, ऐसे जो लाइंस होती हैं अक्सर
50 डेफिनेशन है सर, कितने सारे पॉइंट है, क्या क्या याद करोगे, बच्चे की जान लोगे क्या? वही बात है, बच्चे की जान लोगे क्या? मैं कहता हूँ बच्चे की जान नहीं लेनी हम लोग। देखो तुम लोगों को पता है क्या, तुम्हें है ना एकदम एक सीक्वेंस के अंदर याद रखना है। अब सर डेफिनेशंस क्या क्या है, किस किस तरीके से यूज होती है। देखो हेडिंग्स का एक रोल तो है डेफिनेटली है, क्योंकि जब आपके आंसर शीट चेक होने जाएगी एग्जामिनर के पास, जब आपकी सीट चेक होने जाएगी एग्जामिनर के पास, एग्जामिनर आपको नहीं जानता। और एग्जामिनर जो है जनरली देखा जाए, क्या पता आपकी किस्मत ऐसी हो कि आपको कोई पुराना एग्जामिनर मिल जाए। जनरली हो सकता है, बिजनेस स्टडीज का मान लेते हैं 20 या 30 साल पुराना एग्जामिनर मिल जाए, उसके दिमाग के अंदर हेडिंग्स फिक्स्ड है। अच्छा ये टॉपिक है, इसकी ये हेडिंग्स होगी, ये हेडिंग्स लग सकती हैं इसके अंदर, टॉपिक फिक्स्ड है उसके मन में। क्या है टॉपिक फिक्स्ड है उसके मन में, क्या हाँ मुझे पता है कि ये टॉपिक की हेडिंग है, ठीक है। आप वहां पे सोचे यार हेडिंग से मैं अपने मन से बना लूंगा, मैंने कहा ठीक है सही है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है एग्जामिनर जनरली, जैसे मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, मैं क्लास 12th में जब था, मैंने एक डिफरेंशिएशन लिखा था चैप्टर नंबर 6 का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। मैंने सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखा, हेडिंग खुद के बेसिस पे बनाई। मैंने क्या की, हेडिंग खुद के बेसिस पे बनाई कि मुझे हेडिंग अपने अकॉर्डिंग बना ली थी। मैंने हेडिंग बना तो लिया अपने अकॉर्डिंग, मेरे सर ने मेरे मार्क्स जो थे ना आधे काट लिए। मैंने कहा सर सारा सही लिखा है, मन में तो आ ही जाते हैं, मन में तो उस टाइम आते हैं कि भाई ऐसे कहा हमें, मतलब हमारे मन में होता है कि टीचर देगा वापस नंबर, है ना। मेरे मन में भी आया टीचर तो वापस देगा नंबर। लेकिन पता बात क्या थी, हेडिंग्स का रोल होता है वहाँ पे। क्या होता है, हेडिंग्स का रोल होता है वहाँ पे डेफिनेटली। आपकी हेडिंग्स क्या रोल करती है कि अगर बंदे को पता है नहीं इसने करेक्ट हेडिंग लिया, पहली बात तो एग्जामिनर के पास दिन में मतलब बहुत सारी कॉपी होती है चेक करने के लिए, ठीक है। मैं 50 नहीं बोलने वाला, 50 कॉपी किसी एग्जामिनर के पास नहीं होती। आई गेस 20 से कॉपियां होती होंगी एक एग्जामिनर के पास। लेकिन कॉपी को चेक करना, तुम्हारी कॉपी को चेक करते करते मास्टर लगता है, तुम्हारी कला ही है, ये आर्ट ही है तुम्हारी लिखने की। मतलब मैं सच्ची में कह रहा हूँ, कॉमर्स में आके तुम लोगों ने जो डॉक्टरी वाली लैंग्वेज में लिखते हो ना तुम आंसर, कसम से कसम से, मेरा ना मन तो करता है इंस्टीट्यूट भेज दूं साइंस वालों के अंदर। क्या मतलब जो सच्ची में कॉमर्स के अंदर तुम आके मेडिकल लैंग्वेज के अंदर लिखते हो ना, अभी तो ऐसे आंसर आते हैं ना मेरे पास ऐसे, जैसे इसका मान लेता है, अगर फीचर्स का जैसे कर रहे हो ना, फीचर्स का ऐसे लिखते हो ना तुम लोग, कसम से। मैं कसम से एक बार सोच रहा था तुम्हारी कॉपी में, सोच की वो जो है ना मतलब वो जो होता है मेडिकल की दुकानें, वो तो क्या नाम लेते हैं उसे, जो दवाइयां बेचते हैं, हाँ वही, जो भी वर्ड है, आई डोंट नो सच इंग्लिश, ओके आई जस्ट नो ओनली द क्लास 12th इंग्लिश। तो जो भी वो बंदा होता है, वो उस बंदे के पास, मैं कसम से तुम्हारी कॉपी मेरा मन करता है 2-3 की तो खास करके, मैं सच में सोचता हूँ ये दवाइयों की दुकान वाले के पास ले जाऊं उससे पढ़ो कि भाई लिखा क्या है। मतलब चलो यार क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, आ जाओ वापस आ जाओ, मैनेजमेंट है सर, आर्ट के अंदर ही आ जाओ। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ओके। प्रैक्टिस चाहिए होती है हमें, क्रिएटिविटी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है हमें, प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, ताकि हम उस टॉपिक के अंदर क्या बन सके, परफेक्ट बन सके। क्या बन सके उस टॉपिक के अंदर, परफेक्ट बन सके। देखो यार बहुत सिंपल सी चीज है इसके अंदर भी, अगर जनरली देखा जाए, साइंस आपके पास आर्ट, मतलब एक आर्ट है, आप उस आर्ट की बार बार प्रैक्टिस करते हो। जनरली एक चीज देखो क्या, मैं एक चीज बड़ी नोटिस करता था यार, सारे गमा लिटिल चैम्प्स देखे किसी ने, सारे मतलब स्पिट्स अलग स्कूल वाले है ना, हाँ वो डेटिंग इन डार्क, चलो कोई बात नहीं, आपके पिताजी को कहेंगे डेटिंग इन डार्क। चलो आ जाओ चलो क्या कह रहा था मैं, हाँ यहाँ पे बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। अब एक आर्टिस्ट है, जनरली एक शो आता था पहले सारे गामा पा लिटिल चैम्प्स, मैं उसके अंदर एक चीज नोटिस करता था। मैं क्या चीज नोटिस करता था, जब स्टार्टिंग में कंटेस्टेंट आते थे ना, स्टार्टिंग में जब कंटेस्टेंट आते थे उनका जो स्कोर था ना, वो पता नहीं 4-5-50 एक जनों की जूरी बैठी हुई होती थी, वो मार्क्स देती थी उन्हें। मैं एक चीज नोटिस करता था यार उसके अंदर, कि मतलब जैसे जो क्लास होती थी ना बीच के अंदर, तो उसके अंदर मतलब क्लास हो रही, वो जैसे उनका वो सिंगिंग करते थे, उनकी जो परसेंटेज आती थी ना स्टार्टिंग के अंदर, मतलब अप्रोक्सीमेटली वो 90 तक स्कोर करते थे, कुछ 90% तक उन्हें कुछ मिलता था जो वो स्टार्टिंग में स्कोर करते थे। बाद में धीरे धीरे देखा जाए, जब एंड तक आ जाते थे ना फिनाले के पास, तो आप चीज नोटिस करते हो जो पहले 90 ले रहे थे ना, वो कहां तक पहुंच चुके होते थे, 100 तक पहुंच चुके होते थे। क्यों? क्यों उन लोगों ने क्या की, प्रैक्टिस ही तो करी उन लोगों ने। वो अलग अलग प्रैक्टिस करते थे, बार बार प्रैक्टिस करते थे, सिंगिंग के अंदर स्टार्टिंग से लेके जर्नी के एंड तक वो क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे। उससे प्रैक्टिस से क्या हुआ, वो परफेक्ट बन गए, जिससे उनका जो स्कोर 90 पे था वो कहां पे पहुंच जाता था, 100 पे पहुंच जाता था। तो ये क्या प्रैक्टिस ही तो है, वो एक आर्ट ही तो है जिसकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। हालांकि जब वो दूसरे टीवी मतलब सीरियल में जाते, मतलब दूसरे टीवी सिंगिंग शोज के अंदर जाते थे, तो वो वापस 90 पे आ जाते थे होता मैं बहुत बार देखा यार, मैं 2-3 को देखता था, सारे का पा पे आ गए, फिर एन टीवी के वॉइस इंडिया पे आ जाते थे वो लोग, फिर बाद में वही लोग इंडियन आइडल पे भी आ जाते थे। चलो कोई बात नहीं। और स्टार्टिंग हैरानी वाली बात बताऊं,
सब लोगों की स्टार्टिंग सेम ही होती थी, सारे वापस 90 पे आ जाते, मतलब 90 से 100 तक पहुंचे, अगले समय वापस 90 पे आ जाते थे वो लोग। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ इसी पे, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो उसके अंदर मैं आर्ट का तो मैंने कह दिया कि प्रैक्टिस करने से वो बंदा क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। कोई भी आर्ट करो, पहले दिन गिटार बजाओगे, अगर नहीं बजेगा, बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, फिर तो गाओगे छल्ला दिल बदो ना ना ना, पूरा तो फिर छल्ला बजेगा एकदम। लेकिन अगर मैं एक बात करता हूँ एक मैनेजर की, ठीक है, अब क्या मैनेजर भी प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्किल्स की? हाँ करते हैं, बहुत बार करते हैं मैनेजर। अगर देखा जाए, क्या मैनेजर अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस करता है? हाँ सर, डेफिनेटली करता है यार मैनेजर, बार बार। अब एक चीज देखो, अब मैं एक मैनेजर हूँ, ठीक है, मेरे पास एक प्रॉब्लम आई, ठीक है, मैंने उस प्रॉब्लम से, मैंने कहते हैं तजुर्बा मिलता है, क्या मिलता है? तजुर्बा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस क्या है मैनेजमेंट के लिए? तजुर्बा ही तो है। जैसे एक मैनेजर अलग अलग सिचुएशन को फेस करेगा, अलग अलग सिचुएशन के सॉल्यूशन निकालेगा, तो क्या वो बंदा, देखा जाए, क्या वो परफेक्ट बंदा जाएगा मैनेजमेंट की स्किल्स के अंदर? हाँ सर। क्यों बंदा जाएगा वो परफेक्ट? क्योंकि जब वो एक स्किल को बार बार परफॉर्म करेगा, जब वो एक स्किल को क्या करेगा, बार बार परफॉर्म करेगा, अलग अलग सिचुएशन को टैकल आउट करेगा। अच्छा ये प्रॉब्लम है, चलो हम इससे कैसे निपटना वो देखेगा। अच्छा ये वाली प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन निकालेगा। तो क्या होगा, वो जब अलग अलग सिचुएशन को, अलग अलग प्रॉब्लम्स को टैकल आउट करेगा, तो उससे क्या बन जाएगा, वो परफेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो? परफेक्ट बनेगा। परफेक्ट बन जाएगा वो, यानी कि वो बार बार वो रिपीटेडली अपनी ये सारी एक्सरसाइजेस करे, जिससे वो क्या बनेगी, काइंड ऑफ कह सकता हूं उसे, परफेक्ट बनेगा। कि वो बार बार नई नई स्किल्स, मतलब बार बार वो जो प्रॉब्लम्स को फेस करे, क्योंकि और वो परफेक्ट कैसे बनेगा? अब मान लेते मैंने एक प्रॉब्लम को, मतलब मैंने फेस किया, ठीक है, अगली बार उसी तरीके की एक और प्रॉब्लम आ गई मेरे पास, क्या मैं उस टाइप का घबराऊंगा जो पहले घबराया था? नहीं सर, आपने वो सिचुएशन को पहले फेस करा हुआ है। अगर जो मेरे जो टेस्ट होते हैं, जने मेरे जैसे हमने पिछला टेस्ट लिया था 65 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 12 का। हाँ, तो अगर देखा जाए, हमने जैसे पिछला टेस्ट लिया था हमने चैप्टर नंबर 12 का, जब कोई टेस्ट अगर आपने अपने स्कूल के अंदर जाके देख के आओ, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 का टेस्ट, क्या उस लेवल की घबराहट होगी? नहीं होगी सर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले टेस्ट दे चुके हैं हम। जब आप कहते हैं ना कि बार बार पेपर क्यों सोल्व करवाते हैं यार आप लोगों से, क्लास टेस्ट का हमने बहुत बार सुना होगा यार, मैंने जाने से पहले इतने पेपर सोल्व कर दिए, इतने पेपर सोल्व कर दिए। सोल्व क्यों करवाते हैं वो इतने पेपर? कोई वजह तो होती होगी। क्यों? क्योंकि वो आपको क्या बनाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आप उसके अंदर क्या बन जाओ, परफेक्ट बन जाओ। जो मेन क्या होता है, जैसे मैं भी आप लोगों को जब लास्ट के अंदर वापस प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो मैं आप लोगों से क्या क्या करवाऊंगा, मतलब मैं आप लोगों से क्या कहूंगा, जैसे मैंने आपको जैसे दे दिए नोट्स दे दिए मैंने, मतलब आपको एक टेस्ट ले लिया, आपने दूसरा टेस्ट ले लिया, मैं आपको क्यों टेस्ट दे रहा हूँ बार बार? ताकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठो और आपको उसी टाइप का एक क्वेश्चन दिख जाए, क्या आपको उस लेवल की घबराहट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आप लोगों को? क्योंकि आपने वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर चुके हो, आपको पता है कि उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। वैसे एक मैनेजर के हिसाब से देखिए, जब एक मैनेजर अलग अलग प्रॉब्लम्स को टैकल आउट कर रहा है, वो फैमिली बन जाता है प्रॉब्लम्स के साथ। अच्छा इस टाइप की प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे करके सॉल्यूशन निकाल देंगे, तो क्या इसे मैं कह सकता हूँ कि मैनेजर परफेक्ट बन जाता है मैनेजमेंट की स्किल के अंदर? हाँ जी सर। तो क्या ये चीजें प्रेजेंट है? हाँ जी सर, डेफिनेटली सर। आर्ट के अंदर भी हम बार बार क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम क्या बन जाए, परफेक्ट बन जाए। वैसे मैनेजमेंट के अंदर भी हम बार बार क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम क्या बन जाए, परफेक्ट बन जाए। तो क्या इसके अंदर हम क्या कंक्लूड करेंगे, सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। अब काफियों के मन में आ रहा होगा, सर ये तो तीनों के तीनों कौन सी प्रेजेंट है, तो क्या मैं इसे कंपेयर करके एक चीज का कंक्लूजन निकाल दूं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है? हाँ जी सर, हम इसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंपेयरिंग वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके की आर्ट है। ओके, तो चलो उससे पहले वाले पॉइंट की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोथ आर्टिस्ट एंड मैनेजर नीड टू रेगुलरली प्रैक्टिस देयर स्किल्स टू बिकम परफेक्ट एंड must add their creativity to their theoretical knowledge they had learned। यानी कि उसके अंदर हम क्या कहते हैं, ये जो आर्टिस्ट है या मैनेजर, अपनी जो स्किल्स उन्हें क्या करना पड़ता है, रेगुलरली उन्हें प्रैक्टिस करना होता है, ताकि वो क्या कर सके, परफेक्ट बन जाए। क्योंकि और अपनी जो स्किल्स है उन्हें अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज के अंदर भी डालना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आर्टिस्ट प्रैक्टिसेस हिज आर्ट रेगुलरली ही बिकम्स परफेक्ट। यानी कि जब एक आर्टिस्ट है, जैसे अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, ठीक है, जब एक बैट्समैन है स्टार्टिंग में तो वो थोड़े हिट करता है, बाद में वो क्या करता रहता है, जैसे एक जो होता है ना, एक लाइन थी आई गेस, मुझे याद नहीं आ रही एग्जैक्टली, कि वो एक जैकी चैन की है मेरे हिसाब से लाइन की, जिसके अंदर जैकी चैन की तो नहीं आई गेस, नाम है ना, नाम के अंदर मुझे चाइनीज सारे सेम ही लगते हैं। उनकी लाइन आई गेस ब्रूस ली की लाइन होगी ये, मुझे करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, ठीक है, अपने हिसाब से मान लेना जिसने भी लाइन कही है, कि मुझे उनसे डर नहीं लगता जो कि 1000 तरह की किक्स जानते हैं, मुझे उससे डर लगता है जो एक ही किक को 1000 बार प्रैक्टिस करता है। ठीक है, ये लाइन सुनी होगी, मुझे नहीं पता किसने कही थी ये लाइन, नहीं चाइना के किसी बंदे ने कही होगी, मतलब चाइना या फिर इस साइड के, मतलब थोड़ा नाम सिमिलर सा था। ठीक है, तो फिर उन्होंने एक लाइन की थी, यानी कि उसके अंदर वो क्या कहते थे
मतलब उन्हें डर किससे लगता था, तो एक ही को 1000 बार प्रैक्टिस करता है, यानी कि जो बंदा रेगुलरली क्या करता था, प्रैक्टिस करता था। जब एक म्यूजिशियन रेगुलरली प्रैक्टिस करता है, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की बारे में बात करें, मैं रेगुलरली रोज गिटार बनाता हूँ, क्या एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें गिटार के अंदर एकदम परफेक्ट हो चुका, मुझे गिटार बजाने के अंदर बहुत मेरा हैंड स्मूथ हो जाएगा, हैंड क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा अपने आप। जैसे टाइपिंग के अंदर आप देखते हो ना स्टार्टिंग में टाइम लगता है, ऐसे दबाते, बाद में क्या होता है, वो इस तरीके बात करते करते टाइप करते जाओ, तो क्या हुई, आप परफेक्ट बन गए उस स्किल के अंदर। वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी क्या होता है कि मैनेजमेंट में जब आप डिफरेंट सिचुएशंस को टैकल आउट करोगे, आप उसमें परफेक्ट बन जाओगे। He becomes perfect. Similarly, when a manager tackles different situation, he becomes perfect in the skill of management. So this was all about your और conclusion. चलो एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले मैनेजमेंट को किस तरीके से एज एन आर्ट, जल्दी से रिवाइज करेंगे। ओके गाइस, जल्दी से, ओके ठीक है। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट के अंदर कहां से स्टार्ट होगी, सबसे पहले आर्ट की डेफिनेशन। आर्ट की डेफिनेशन क्या होती है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड क्या, प्रैक्टिस टू गेट परफेक्ट। ओके, ऐसे रिप्लाई देना यार, ऐसे आ जाओ, वापस आ जाओ फिर, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। पहले पॉइंट क्या आता था, हर एक के अंदर सेम है, कौन सा, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या कहता था, स्टडी मटेरियल है, ठीक है, जिससे हम नॉलेज को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। बुक्स है रागास के ऊपर, कुकिंग के ऊपर, क्या मैं उनसे आर्ट की नॉलेज एक्वायर कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो। क्या मैनेजमेंट की भी नॉलेज एक्वायर कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकते हो। तो ये क्या फीचर प्रेजेंट है, हाँ जी सर ये फीचर प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अरिजीत सिंह जैसे गाते हैं और हिमेश रेशमिया सर जैसे गाते हैं, क्या दोनों के अंदर फर्क है, हाँ जी सर दोनों के अंदर फर्क है, दोनों अपने अपने वे ऑफ सिंगिंग है दोनों का। तो दोनों के अंदर क्या है, दोनों के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का फर्क है। तो अगर क्या मैं चीज कह सकता हूँ कि हिमेश रेशमिया और अरिजीत सिंह ने अपना अपना पर्सनल टच दे रखा है अपने अपने सिंगिंग के अंदर, हाँ सर। तो क्या पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इसके अंदर एप्लीकेबल है, हाँ सर। सिमिलरली दो मैनेजर है, दोनों मैनेजर अपने अपने वे से चीजों को लगाते हैं, क्या दोनों मैनेजर अपना अपना पर्सनल टच डालते हैं अपनी चीजों के अंदर, हाँ जी सर। तो हम इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट एंड मैनेजमेंट इज एन, मतलब मैनेजमेंट का ये जो आर्ट का जो फीचर है वो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बार बार प्रैक्टिस करेंगे एक आर्ट की, क्या बन जाएंगे उसके अंदर, परफेक्ट बन जाएंगे। सिमिलरली जब एक मैनेजर बार बार प्रैक्टिस करेगा अपनी मैनेजमेंट की स्किल्स की, यानी कि अलग अलग सिचुएशन को क्या करेगा, टैकल आउट करेगा, तो उससे क्या बन जाएगा, वो मैनेजमेंट की स्किल के अंदर परफेक्ट बन जाएगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट मैनेजमेंट कैन बी टर्म्ड एज एन आर्ट। So this was all about this video. I hope you like this video. कृपया कर हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इनके नोट्स की आप यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। So till then do whatever you want to do man, but don't trouble your माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस। और हमारे अभी हम 323 सब्सक्राइबर्स पे अभी आप लोगों को आशीर्वाद है, जो डेफिनेटली हम 400 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा बहुत जल्दी पूरा करेंगे। प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ना भी करो उनसे कह दो यार सब्सक्राइब कर दे, हम 400 के आंकड़े तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।